आगे सॉल्युबिलिटी। तो व्हाट इज सॉल्युबिलिटी, मार्क करिए बुक में। maximum amount that can be dissolved in a specific amount of solvent at a specified temperature। सॉल्यूट में कितना मैक्स सॉरी सॉल्वेंट में आप कितना मैक्सिमम सॉल्यूट डाल सकते हो। ठीक है, सपोज दिस इज योर वाटर। 3 3 6 3 9 1 10, 10 सॉल्यूट के पार्टिकल जा रहे, 5 और डाल सकते थे, तो मैक्सिमम 15 डाल सकते थे। दिस इज कॉल्ड व्हाट, सॉल्युबिलिटी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जब भी हम सॉल्युबिलिटी निकालते हैं तो सॉल्वेंट का अमाउंट फिक्स कर देते हैं, टेम्परेचर फिक्स कर देते हैं और प्रेशर फिक्स कर देते हैं। ठीक है, कॉमन सेंस भी है, देखना ध्यान से। मान लो अगर आपको बोले कोई कि आपके पास 300 ml का एक गिलास है और आपके पास एक 1000 ml का गिलास है। ठीक है, पूरा भरा हुआ है। इसमें जब आप सॉल्यूट डालोगे तो से फॉर एग्जांपल 10 पार्टिकल्स हैं। ऑब्वियसली जब ज्यादा अमाउंट ऑफ आप सॉल्वेंट ले लोगे तो उसमें क्या कर पाओगे आप, ज्यादा सॉल्यूट डाल पाओगे, है या ना। तो इसीलिए सॉल्युबिलिटी को डिफाइन करने के लिए हम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, टेम्परेचर और प्रेशर सबको क्या मानते हैं कि ये फिक्स है, दीज आर फिक्स्ड। Once they are fixed, the maximum amount that you can dissolve in this is called what? Its solubility. क्लियर है ये चीज? इसमें कुछ पूछना है आपको? ठीक है, अच्छा। दूसरी बात ये हमें ध्यान रखनी है कि सर ऐसे पता हो सकता है ना कि वही ग्लास ऑफ पानी है और उसमें हमने नमक की जगह शुगर डाल दिया। तो हो सकता है जब आप नमक डालो तो 10 पार्टिकल डाल पाओ, शुगर डालो तो 5 ही डाल पाओ, है कि नहीं। तो कहने का ये मतलब है कि सॉल्यूट भी डिसाइड करेगा कि सॉल्युबिलिटी क्या है, कौन सा सॉल्यूट, टाइप ऑफ सॉल्यूट, अलग अलग सॉल्यूट। ठीक है, तो बेसिकली वी कैन से दैट दिस solubility depends on four things: solute, solvent, temperature and pressure. Very important. Solute, solvent, temperature and pressure. Very important. ठीक है बच्चा, मार्क हो गया। तो थोड़ा सा सॉलिबिलिटी का डायग्राम वगैरह भी देख लेते हैं। मतलब डायग्राम इन द सेंस थोड़ा सा पिक्चर वाइज भी अगर हम पढ़ेंगे तो हमें याद रहेगा। ठीक है, तो हमने क्या सीखा, हाउ टू बी डिफाइन अ सॉल्युबिलिटी, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ टेम्परेचर एंड अ गिवन प्रेशर। अब ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है ये अभी आपको सिखाया जाएगा।
डेफिनेशन यहां से नहीं लिखना है, ठीक है, डेफिनेशन एनसीईआरटी से लिखना है जो मैंने मार्क करके दिया है। हम जो है यहाँ पर बस समझने वाला काम कर रहे हैं, जितना अच्छे तरीके से हम इसको समझ पाए, ठीक है। तो ये डेफिनेशन जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ ये नहीं लिखने का, ठीक है, ये एनसीईआरटी वाला डेफिनेशन हम लिखेंगे, वहां मार्क करेंगे। ये बस समझाने के लिए स्लाइड्स यूज कर रहे हैं, ठीक है। जो भी लिखने वाला होगा मैं आपको बोल दूंगा कि लिख लो भाई, ठीक है। चलिए, तो ये चीज मैंने अभी आपको जस्ट मार्क कराई कि सॉलिबिलिटी क्या चीज पर डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। नाउ in our syllabus we have to deal with liquid solution. Okay, now we have already noted down state of solvent besides state of solution, ठीक है। when I say that liquid solution, what does that mean बच्चा लोग, बोलो। when I say liquid solution, what does that mean, कि solvent हमारा हमेशा क्या होगा, लिक्विड। वो ही हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, लिक्विड। ये समझ में आता है, इसको नोट कर लो भाई। इसको नोट कर लेना। दिस मीन्स दैट solute can be solid, solute can be gas, solute can be liquid, which again means that कि हमें तीन चीजों को पढ़ना है, सॉलिड इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड एंड लिक्विड इन लिक्विड। चैप्टर इसी के बारे में है पूरा, ठीक है। बोलो बच्चा, यहां तक किसी को कुछ पूछना है। एनीथिंग टू बी आस्क्ड, नोटेड डाउन हो गया सभी का, नोटेड डाउन। तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। और ये फर्स्ट वन भी आपके बुक में भी वही दे रखा है, फर्स्ट वन, सॉलिड इन अ लिक्विड, solubility of solid in a liquid. So first one is nature of solute and solvent. How does solubility depends on nature of solute and solvent? तो इसके दो एग्जांपल्स दे रखे हैं बुक में, अभी थोड़ी देर में मार्क करेंगे, लिखने की जरूरत नहीं है, कि NaCl वाटर में घुल जाता है, उसके बाद आपका शुगर वो भी वाटर में घुल जाता है। लेकिन ये दोनों एग्जांपल्स बुक में दिए हुए हैं, नैप्थलीन जो होती है, ठीक है, या फिर जो एंथ्रासिन होता है, ये वाटर में डिसॉल्व नहीं करता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि सारा सॉल्यूट हर एक सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं करेगा। ये क्लियर है आपको, पहले ये बताइए, बोलिए। उसके बाद इसको नोट कर लीजिए, दिस वन, और लिख लीजिएगा, ऑल टाइप ऑफ सॉल्यूट डू नॉट dissolve in
ऑल टाइप ऑफ सॉल्वेंट, सब सभी में डिसॉल्व नहीं होगा। तो क्या होगा, नोट में लिखेंगे, पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व्स इन पोलर सॉल्वेंट एंड नॉन पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व्स इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। जल्दी से नोट डाउन करिए, ये सब पूरा हो जाए तो बता दीजिए। पहले ये एग्जांपल लिखना है, उसके बाद ये सेंटेंस लिखना है कि ऑल टाइप ऑफ सॉल्यूट डू नॉट डिसॉल्व इन ऑल टाइप ऑफ सॉल्वेंट। उसके बाद ये क्वेश्चन मार्क लगाना है यहाँ पर। तो फिर क्या, फिर तो फिर क्या के आगे ये नीचे दो पॉइंट्स लिखने हैं और इसको रटना है। इतना लिखिए और बताइए, ठीक है, कि आपका हुआ या नहीं। हो गया, चलो डन। ना, आपके दिमाग में इसके बाद एक बात और आनी चाहिए कि सर ऐसा ही भी पोलर वाला पोलर में ही क्यों, काहे नहीं नॉन पोलर, है ना। तो वेरी इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी लिखता है कि इसका जो रीजन है कि पोलर वाला पोलर में ही होता है, नॉन पोलर वाला नॉन पोलर में ही होता है, कि जब आप पोलर सॉल्यूट और पोलर सॉल्वेंट को देखते हो, सो दे हैव सिमिलर टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। इसीलिए ये होता है। सिमिलरली, अगर आप नॉन पोलर सॉल्यूट और नॉन पोलर सॉल्वेंट को देखते हो, अगेन these two will have similar type of intermolecular forces.
Hence, we say that polar dissolves in polar, non-polar dissolves in non-polar, और इसका शॉर्टकट होता है रटने का, वो ये होता है कि like dissolves like। बोला था ना इसका एक्सप्लेनेशन 12 में मिलेगा, ये रहा। Why like dissolves like? Because of similar nature of intermolecular forces of attraction. Why like dissolves like? Because of similar nature of intermolecular forces of attraction. So this is how the solubility depends on nature of solute and nature of solvent when we are considering solubility of solid in a liquid. क्या पढ़ रहे हैं हम? Solid in a liquid. नोट हो जाए तो बता दीजिएगा बेटा, क्योंकि ये सब डिलीट हो जाएगा, इस पर रहेगा नहीं फिर, ये है ना। ऑनलाइन में बस मुझे ना स्पीड नहीं पता चलता है कि किस स्पीड से आप लिख रहे हो, इसलिए मैं बोलता हूँ कि भाई मुझे बता देना कम समय लग रहा है, ज्यादा समय लग रहा है, पता चला आप लिख नहीं पाए, मैं आगे बढ़ गया। तो एक आध दो बच्चे यहाँ पर भी बैठे रहते हैं ना, तो दिखता रहता है ना कि किसका हो गया नहीं हो गया, मुझे कब आगे बढ़ना है। ऑनलाइन में सब चीज का हवा नहीं लगता मुझे। ठीक है, चलो। यहाँ तक किसी को कोई ज्ञान लेना है? ज्ञान यहाँ तक हटाऊं मैं फिर? ये डिलीट हो जाएगा, हटेगा तो? पहले बता रहा हूँ। चल, एनसीईआरटी के नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है? जस्ट गिव मी 1 मिनट। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बेस्ड ऑन सॉल्युबिलिटी। अगले पैराग्राफ, अगले दो पैराग्राफ में यही सब चीज डिफाइन किया है। सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड। Types of solution based on solubility. The solutions can be defined into three categories: saturated, unsaturated and supersaturated. देखो, समझा देते हैं यार यहीं पर, ठीक है? फिर बस स्लाइड्स को रीड कर लेंगे। मान लो टेम्परेचर 298 केल्विन है, प्रेशर इज 1 एटमॉस्फेयर। ये अपना सॉल्वेंट है, और इसमें आपने सॉल्यूट पार्टिकल्स डाल दिए। ठीक है, से फॉर एग्जांपल 10 डाल दिए। ठीक, तो सॉल्यूट पार्टिकल्स जो है, ठीक है, अभी थोड़ी देर में आगे आपको दिखाएंगे कि कैसे बिहेव करता है। अभी के लिए बस खाली ये याद कर लीजिए, ठीक है, कि सॉल्यूट पार्टिकल्स क्या होगा। कुछ तो डिसॉल्व हो जाए, मतलब सॉल्यूशन के सॉल्वेंट के साथ घुल जाएगा, और कुछ सॉल्यूट पार्टिकल्स एज इट इज रह जाएंगे। ठीक है, एज इट इज पार्टिकल्स के फॉर्म में रह जाएंगे।
इन दोनों प्रोसेस का अलग से नाम होता है, वो भी करवाया जाएगा आपको। पहले बस ये समझना है कि 10 में से फॉर एग्जाम्पल 7 घुल गए, 3 रह गए, तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो मैंने डायग्राम बनाया है वो उसमें मैक्सिमम कितना पार्टिकल रह सकता है? 7। उससे ज्यादा अगर तुम डालोगे तो पार्टिकल नहीं घुलेगा। तो वैसे सॉल्यूशन को जिसमें मैक्सिमम है, मतलब 7 ही डाल रखा है, 8 9 10 नहीं है उसमें, बात समझ रहे हो ये चीज? एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें आपने 8 9 10 वहां पार्टिकल डाला ही नहीं, मैक्सिमम 7 ही डाल के रखा है, दैट इज नोन एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सबका डेफिनेशन बुक में है, टेंशन नहीं लेना है बेटा, समझने पर ज्यादा फोकस करना है। मान लीजिए सेम ही सॉल्यूशन है और इस बार आपने इसमें 7 हो सकते थे, आपने 4 ही डाले, दिस इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड। लास्ट वन, मैक्सिमम जितना हो सकता था उससे ज्यादा डाल दिया, सो दिस विल बी कॉल्ड एज व्हाट? सुपर सैचुरेटेड। आपने साइड में नोटिस किया गया होगा कि हमने प्रेशर और टेम्परेचर को क्या रखा है? कांस्टेंट। दिख रहा है आपको? लेकिन जब सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाते हैं तो हम इसको चेंज कर सकते, क्योंकि सुनो, कॉमन सेंस वाला चीज है। मैक्स सर मैक्सिमम तो साथ ही डिसॉल्व कर सकता है, मैक्सिमम तो साथ ही डिसॉल्व कर सकता है, आपने 10 कैसे करवा दिया? इनको और इनको चेंज करके आप 7 से 10 कर सकते हो, टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज करके। तो जब आप ऐसा करते हो तो हम सॉल्यूशंस को क्या बुलाने लगते हैं? सुपर सैचुरेट। तो ये अपने सिलेबस में नहीं है, बट पता होना चाहिए कि सिंपल सा डेफिनेशन, मैक्सिमम से ज्यादा। ठीक है बच्चा? अब बताओ, समझने में किसी को कोई दिक्कत? सैचुरेटेड क्या होता है, अनसैचुरेटेड क्या होता है, सुपर सैचुरेटेड क्या होता है? सुपर सैचुरेटेड वैसे भी सिलेबस में नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं है। ठीक है, तो इसको समझने में कोई दिक्कत? समझने में? लिखना क्या है, बुक में लिखा हुआ है, हम वहां जाकर मार्क कर लेंगे थोड़ी देर में, अभी नहीं। ठीक, चले आगे। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन हमने क्या कहानी बोली कि भाई मैक्सिमम इतना ही है, उससे ज्यादा हम नहीं ऐड कर सकते, नो मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व। ठीक है, ये अभी हम पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेने का। इक्विलिब्रियम वगैरह अभी सब देखेंगे। देखते, ठीक है। अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मान लो तुमने एक सॉल्वेंट लिया ऐसा, ठीक है, अब ध्यान से देखना बस खाली, इसी फिगर से सब कुछ समझ में आएगा। आप उसमें सॉल्यूट डाल रहे हो, ठीक है, सॉल्यूट चला गया सॉल्वेंट में, यहां तक कोई दिक्कत किसी को बच्चा? सॉल्यूट चला गया सॉल्वेंट में। अब इसमें से क्या होगा कि कुछ घुल जाएगा, देखो ध्यान से, ठीक है, इसमें से क्या होगा, कुछ घुल जाएगा। तो जो घुल गया उस प्रोसेस को बोलते हैं डिसोल्यूशन।
और जो रह गया ये सॉल्यूशन के बाहर इधर उधर घूमते रहता है, इसको बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। इसमें कुछ पूछना है, ये बताओ। डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है। किसी को कुछ पूछना है डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन में? फिर से एक बार देख लीजिए। नहीं नहीं, ये सब याद रहना चाहिए, है ना, फोटो के साथ याद रहना चाहिए। आपके चम्मच में काफी सारे दाने थे, आपने इसमें डाला, कुछ मिक्स हो गया, कुछ रह गया। ये जो कुछ रह जाता है ना, ये कभी कभी ना सोल्यूशन के बाहर आ जाता है, टकरा कर। सोल्यूशन के क्या हो जाता है, ये जो सॉल्वेंट है, आपने जो सॉल्वेंट डाल रखा है उसके भी तो पार्टिकल्स होंगे, उसके साथ टकरा कर ये कभी कभी सॉल्यूशन के बाहर भी आ जाता है। ठीक है। तो उस प्रोसेस को बेसिकली हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है। नाउ देयर इज अ कंडीशन, कुछ घुल गया, कुछ बाहर आ गया, कुछ घुल गया, कुछ बाहर आ गया। एक समय ऐसा आएगा कि जितना घुल रहा है उतना बाहर भी आ रहा है। ठीक है, जितने पार्टिकल्स घुलते हैं उतने पार्टिकल्स बाहर भी आ रहे होते हैं। तो जब ये कंडीशन रीच होती है, दिस कंडीशन इज नोन एज डायनेमिक इक्विलिब्रियम। पढ़ा आपने आयनिक इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में? तो हम क्या बोल सकते हैं, डायनेमिक इक्विलिब्रियम इज अ कंडीशन वेयर rate of dissolution is equals to rate of crystallization। जितने पार्टिकल्स घुले उतने पार्टिकल्स बाहर भी आए सॉल्यूशन से टकराकर। जितना रिजोल्यूशन हुआ उतना क्रिस्टलाइजेशन भी हुआ। ये समझ में आता है, ये बताइए। डिड वी गेट दिस डायनेमिक इक्विलिब्रियम? बोलिए। तो जब ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम का स्टेट रीच होता है, देन वी से दैट कि concentration of solute will remain constant under given conditions। Concentration of solute will remain constant under given conditions। यहां तक किसी को कुछ पूछना है? बोलो बच्चा। नहीं, चल, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है जब तक मैं हूं, है ना। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी कहानी मैं बोलता हूँ आपको पता होना चाहिए। जो लोग यहाँ पढ़े होने तो पता ही है, एनसीईआरटी के बाहर मैं कुछ बोलूंगा नहीं। हाँ, वो जब बाहर वाला होगा वो मैं बोल दूंगा कि बाहर से। तो जो जो चीजें मैंने अभी आपको बोली, कहाँ से, लाइक डिजोल्व, लाइक से लेकर क्रिस्टलाइजेशन, डिसोल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, डायनेमिक इक्विलिब्रियम, सब मैं अभी आपको मार्क कराऊंगा। तो बुक खोलिए। यहाँ से शुरू किया था, याद है? ये सभी सोल्यूट
सभी सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, उसका मैंने आपको एग्जांपल लिखा, सोडियम क्लोराइड और शुगर। दूसरा एग्जांपल लिख मैं आपके लिए और एंथ्रासीन का। ठीक है, फिर क्या लिखवाया आपको, तो कैसा डिसॉल्विंग होगा, पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व्स इन सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व्स इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। फिर क्या लिखा, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, शॉर्टकट के लिए। और फिर मैंने बोला कि इसका रीजन क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस आर सिमिलर, पोलर सॉल्यूट और पोलर सॉल्वेंट, जो आपने लिखा। तो बोलो बच्चा, वहां से कुछ पूछना है आपने, तो मैंने शुरू में पढ़ाया। नेक्स्ट, अभी पढ़ाया आपको डिसोल्यूशन क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, माफ करिए। अब आपको दिखिएगा कि डिसॉल्विंग का मतलब क्या होता है और बाहर आने का क्या मतलब है, दिख रहा है आपको, डिसॉल्व होने का क्या मतलब है, सेपरेटेड आउट का क्या मतलब है। व्हाट इज स्टेट ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम, माफ करिए। टू प्रोसेस occur at the same rate, number of solid particle dissolving will be equal to number of solid particle coming out, and this kinds of condition is reached। जब ऐसा होता है तो concentration of solute and solution will remain constant। अभी जस्ट लिखा आपने ये सब। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, हम किसके लिए पढ़ रहे हैं बेटा, सॉलिड इन अ लिक्विड। ये जो प्रोसेस है डिसोल्यूशन क्रिस्टलाइजेशन डायनेमिक इक्विलिब्रियम का, है ना, डायनेमिक इक्विलिब्रियम का, दिस कंसेप्ट इज आल्सो एप्लीकेबल फॉर गैस इन अ लिक्विड। अभी मार्क करके रखिए, थोड़ी देर में आएगा। सिमिलर प्रोसेस, वहां पर अब इसको डिटेल में नहीं करेंगे कि डिसोल्यूशन इतना हुआ, क्रिस्टलाइजेशन इतना हुआ, डायनेमिक इक्विलिब्रियम ऐसे रीच किया ना, वो सब नहीं करेंगे अब। ठीक है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन का डेफिनेशन मार्क करिए, अनसैचुरेटेड का डेफिनेशन मार्क करिए। तो जो डायनेमिक इक्विलिब्रियम वाला सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा, सैचुरेटेड वाला। क्यों होगा, क्योंकि हम जो चीजें पढ़ेंगे उसमें कंसंट्रेशन सॉल्यूट का चेंज नहीं हो रहा होगा समय के साथ। अगर वो समय के साथ चेंज होने लगे तब तो हो गया, जितना भी मोलारिटी मोल फंक्शन निकाला सब खत्म। ठीक है, ये वाला लाइन मार्क कर लीजिएगा बस। डायनेमिक इक्विलिब्रियम में जब रीच होता है सॉल्यूशन, उस समय जो कंसंट्रेशन होता है सॉल्यूट का, दैट इज कॉल्ड इट्स सॉल्युबिलिटी। और होमवर्क लिखिए यहाँ पर फटाफट। क्लास 11 का इक्विलिब्रियम चैप्टर रीड करना है खासकर।
ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। खासकर एक फॉर्मूला सिखाया था मैंने आपको। आई होप याद हो, मैंने बोला था कि भाई ये मुझे काम आएगा। याद है? हाउ डज केसी एंड केसी वन वैरीज विद टेम्परेचर। एक केस पढ़ाया था एक्सोथर्मिक का, एक केस पढ़ाया था एंडोथर्मिक का। पढ़ाया था ना? अभी आएगा, अब यूज होगा। मैंने कुछ भी झूठ नहीं बोला बेटा, आपको जो चाहिए वहां पर लिखा हुआ है, ठीक है। एंड थर्ड इज, लास्ट में मैंने आपको सॉलिबिलिटी और सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट पढ़ाया था, वो रीड कर लीजिएगा। चैप्टर तो कोशिश करिएगा पूरा ही पढ़ लेने का। उसमें से मुझे जो चाहिए ये तीन चाहिए, ठीक है। बोलो। होमवर्क क्लियर है सभी को? होमवर्क। भाई जो जितना डिले करोगे उतना हालत खराब होता चला जाएगा, मुझे इतना पता है, बाकी आप देख लो, ठीक है। नहीं करोगे होमवर्क तो क्या होगा तो देख लेना। हाँ, पता चला सीबीएसई भी नहीं पास कर सके, इम्प्रूवमेंट का एग्जाम दे रहे हैं सीबीएसई। ठीक है, चलो। वेरी इंपॉर्टेंट, ये समझने वाला कोर्स। तो बेसिकली हम दो चीजें देख डाली। नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। थर्ड थिंग इज टेम्परेचर। अब मुझे इसमें चाहिए क्लास 11 वाला कंसेप्ट, ठीक है। ln kc अपॉन kc1 इज इक्वल डेल्टा एच अपॉन आर, 1/T1 माइनस 1/T2। What was this equation? Comparing equilibrium constant at two different temperatures, ठीक है। ये सब पढ़ा रखा है मैंने, बस मैंने ये बोला है कि इसका डेरिवेशन मैंने नहीं किया है। डेरिवेशन आपको रेट वाला जब चैप्टर आएगा ना, तीसरा काइनेटिक्स, उसमें डेरिवेशन करके दूंगा। मैंने बोला था कि इसको मेमोराइज कर लेना, क्लास 12 में मुझे जरूरत पड़े। मैंने बोला है, मुझे याद है। सो वी नो दैट डेल्टा एच कैन बी ग्रेटर देन जीरो और डेल्टा एच कैन बी लेस देन जीरो। Let us understand the case of when delta H is positive. See this. डेल्टा H को पॉजिटिव लिख दिया, R भी पॉजिटिव है। Suppose I increase the temperature, T2 को मैं इंक्रीज करता हूं, ठीक है। विच मीन्स इसको इंक्रीज किया, तो T2 को इंक्रीज करोगे तो 1/T2 क्या होगा? घट जाएगा। ऐसे ही समझाया था मैंने।
1/T2 अगर घट गया, ठीक है, जैसे मान लो ये 10 था, अगर 5 घट के 3 हो जाए तो वैल्यू कितना आएगा? 7। अगर ये वैल्यू 10 - 5 रहे तो 5 आएगा। 5 अगर घट के 3 हो जाए तो 10 - क्या हो जाएगा? वैल्यू बढ़ जाएगा। मतलब ये वैल्यू, दिस कंप्लीट वैल्यू विल इंक्रीज। अब ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, तो हम बोल सकते हैं दिस वैल्यू इज इंक्रीजिंग, विच मीन्स व्हाट? दिस इज इंक्रीज। ये समझ में आता है? ये मैंने बड़ा टाइम लेकर समझाया था बेटा, बोलो। जो लोग भी पढ़े हो यहाँ पर, ये समझ आता नहीं तो रटना होगा, और कोई उपाय नहीं। ये समझ आता है? जो लोग हवा में उड़ा दिए तो उड़ा दिए, उसका तो कोई इलाज नहीं है ना बेटा। उनका तो गारंटी नहीं है ना मेरे पास। ठीक है ना? देखेंगे ध्यान से। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट is in dynamic equilibrium with solution. Say this is at T1 and let the value be Kc1. Solute and solvent, let the value be Kc2. हमने एंडोथर्मिक प्रोसेस चूज किया है। क्यों चूज किया है? बिकॉज हमने डेल्टा एच को क्या माना है? ग्रेटर देन 0। तो हमने क्या पाया? इफ T2 is greater than T1, Kc2 is greater than Kc1, which means what? ये अगर ज्यादा है तो इधर वाला ज्यादा होगा, और इधर वाला अगर ज्यादा होगा तो इसका मतलब सॉल्यूट ज्यादा डिसॉल्व हो रहा होगा। ये था समझने वाला पोर्शन, विच मींस एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो सॉलिबिलिटी क्या होगा? इंक्रीज होगा। एक बार पूरा ऊपर से देख लो और बताओ समझ में आया कि नहीं आया। नहीं तो फिर एनसीईआरटी रटेंगे, और कोई उपाय नहीं है। मैंने तो भरपूर कोशिश किया कि मैं समझा दूं। बोलो समझ आया? दोबारा बोलना है। आ गया? वेरी गुड। तो क्वेश्चन 2 है मेरे पास। डेल्टा एच लेस देन 0 के लिए फाइंड आउट योर व्हाट विल हैपन।
टेल मी। करना है पूरा प्रोसेस। सर एक ही लाइन तो है, रट लेते हैं, समझ में आ जाएगा एक ही लाइन है कि नहीं। एक्सोथर्मिक के लिए खुद से करिए। हो गया बेटा। So KC1 will be more in this case, which means this reaction will go in forward direction more at lower temperature and less at higher temperature. Therefore, we can say that for exothermic process,
solubility decreases as temperature increases. Fourth one is effect of pressure. तो देखना एक बार यार ध्यान से, solute, solvent, solution, हम क्या पढ़ रहे हैं? Solid and liquid. तो this is solid, this is liquid, this is liquid. अगर वाटर हुआ तो एक्वस, ज्यादा से ज्यादा। सॉल्वेंट अगर वाटर हुआ तो एक्वस लिख देंगे इसको। एक्वस भी तो लिक्विड ही हुआ ना। नाउ वी नो दैट solid and liquid are least compressible. ठीक है, लीस्ट कंप्रेसिबल को हम और क्या बोल सकते हैं? हाईली इनकंप्रेसिबल, इसको कंप्रेस नहीं कर सकते। विच मीन्स व्हाट? प्रेशर विल हैव नो इफेक्ट। यही डायरेक्ट करके लिख दीजिए, solubility remains unaffected. रीजन नीचे लिखा हुआ है। है, तो चारों हो गए, मार्क कर लीजिए। Pressure does not have any significant effect on solubility. Why? Highly incompressible. Hence, the pressure remains unaffected by changes in pressure. Particles remain unaffected by changes in pressure. This is your assertion. This is your reason. ये भी मार्क कर लीजिएगा। Since it's a dynamic equilibrium process, it follows Lee-Chatelier principles. Nearly saturated solution. Dissolution process is endothermic. और इसका explanation notes से। यहाँ तक कुछ पूछना है? यहाँ तक कुछ पूछना है, बोलिए। कोई सा भी लाइन जो नया समझ में आया हो। नहीं, चले आगे। चलिए नेक्स्ट लिखिए, जो एनसीईआरटी में अगला टॉपिक है।
solubility of gas in a liquid, solubility of gas in a liquid. ठीक है, solute plus solvent gives you solution. This is gas, this is liquid. वाटर हुआ तो aqueous, this is liquid. State of solvent determines the state of solution. ठीक है, अगेन फैक्टर्स रिमेन सेम. क्या है फैक्टर बोलो बेटा? नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, टेम्परेचर एंड प्रेशर. ठीक है, these two not directly given in NCERT, but we will read. तो मैंने बोला था ना जो एक्स्ट्रा होगा मैं बोल दूंगा आपको. Because it's in NEETs and JEE. लिखो नेचर ऑफ सोल्यूट. Gases which can be easily liquefied are more soluble. क्वेश्चन देखें क्या पढ़ा आपने क्लास 11 में. What kind of gases can be easily liquefied बेटा? Yeah, what is the condition for a gas to get easily liquefied? देखें क्या पढ़ा. ऐसा थोड़ी है कि नहीं पढ़ाया होगा फिर मैं पूछ रहा हूँ. पढ़ाया होगा तभी पूछ रहा हूँ मैं. What kind of gases can be easily liquefied? गुम ही हो जाते हो क्या पूरा? कुछ सोचना भी नहीं होता. दो बच्चे ने सही आंसर किया. हाई इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. ये तो 9 में पढ़ते हो. जहां पर एक डायग्राम था जहां पर गैस पार्टिकल्स अलग थे, सॉलिड पार्टिकल्स बहुत नजदीक थे. एक डायग्राम था ना 9th के एनसीईआरटी में. हाई इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. नाउ व्हाट यू हैव लर्नड फॉर हाई इंटरमोलिकुलर, कैसे पता चलेगा कि हाई इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है इन गैसेस?
दिस इज द फैक्टर which determines intermolecular forces of attraction. A, याद आया? It tells about attractive forces. वहां पर आपको A का आपको बताया गया था, N2 के लिए ज्यादा होता है, फिर H2 के लिए, फिर हीलियम के लिए। तो बताइए भाई, सॉलिबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? मोर द ए, मोर द सॉलिबिलिटी। इजिली लिक्विफाइड का क्या मतलब हो गया? मोर ए। तो जो जिसका ए ज्यादा, उसका सॉलिबिलिटी ज्यादा। ठीक है। सेकेंड थिंग अबाउट नेचर ऑफ सॉल्यूट इज gases which react with solvent are highly soluble। रिएक्ट ही कर जाए, रिएक्ट कर गया तो मतलब घुल गया, घुल गया मतलब सॉल्युबल हो गया। अमोनिया सॉल्युबल होगा। ये होता है कार्बोनेट ड्रिंक्स वाला एग्जाम। सो वाई CO2 कैन इजिली डिसॉल्व इन वाटर, ये क्लियर है आपको? दिख रहा है? वाई? बिकॉज these are the gases which react with solvent and hence they are highly soluble। ये याद रखना भाई। नेक्स्ट इज नेचर ऑफ सॉल्वेंट। इसके लिए तो लाइन लिख रखी है हमने, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। solubility of O2 in H2O in ethanol। क्या फर्क है दोनों सॉल्वेंट में? बोलो। दोनों सॉल्वेंट जो मैंने लिया, दोनों सॉल्वेंट में क्या फर्क है? एक सॉल्वेंट जो मैंने लिया दैट इज पोलर, एक सॉल्वेंट जो मैंने लिया दैट इज नॉट पोलर। नाउ कैन यू टेल मी O2 जिसमें ज्यादा डिसॉल्व करेगा, वाटर में कि इथेनॉल में?
फ्रॉम योर अंडरस्टैंडिंग कैन यू टेल मी O2 ज्यादा सॉल्युबल किस में होगा? अरे पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है पोलर नॉन पोलर? क्या बात करते हो यार, पूरा बॉन्डिंग में मैंने तुमको पोलर नॉन पोलर एकदम डाइपोल मोमेंट सब सिखा दिया कि पोलर कैसे बोलेंगे नॉन पोलर कैसे बोलेंगे। क्या बात करते हो? बोलो जल्दी से। O2 ज्यादा सॉल्युबल किस में होगा? पानी में, इथेनॉल में? नॉन पोलर मतलब लेस पोलर लिख लो। ठीक है। सो O2 इज डायटोमिक लीनियर। ठीक है। तो जब आप इसका डाइपोल मोमेंट बनाओगे इट विल बी जीरो। सिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस इज जीरो। डाइपोल मोमेंट क्या आएगा इसका? जीरो। इट इज व्हाट? नॉन पोलर। तो नॉन पोलर विल नॉट डिसॉल्व इन पोलर ना, इसमें ज्यादा सॉल्वेंट होगा, मोर सॉल्युबल। लेस सॉल्युबल। क्वेश्चन मार्क कीजिए। देखिए मैंने बोला ना इनडायरेक्टली दिया हुआ है। Why oxygen dissolves only to a small extent in water? Why oxygen dissolves only to a small extent in water? आंसर कर लेंगे हम। Oxygen is non-polar, water is highly polar, hence the solubility is limited to small extent. Explain this. Why hydrogen chloride gas is highly soluble in water? चलिए एक्सप्लेन करके लिखिए एक लाइन। Why hydrogen chloride gas is highly soluble in water? Why hydrogen chloride gas is highly soluble in water? HCl gas। आगे आंसर। HCl dipole moment will be towards it's a polar molecule। H2O, so net dipole moment will be net, again it's a polar molecule, so like dissolves like। ये रहा आंसर। कुछ पूछना है किसी को? कुछ पूछना है किसी को? एक बार पेज पलट लीजिए, कोई डाउट हो तो बताइए, नहीं तो आप जा सकते हैं। देखा आपने कितना समय लगता है एक पेज पढ़ाने में? कितना पढ़े एक पेज? ये रहा। ठीक है। कितना पढ़े एक पेज 1.5 घंटा में? तो एनसीईआरटी ऐसे ही पढ़ना होता है बेटा। ठीक है। पेज पलट लीजिए, कोई डाउट हो तो बताइए। हाँ ना। कौन पढ़ाएगा बता दीजिएगा वो भी। एक पेज 1 घंटा में। ऐसे पढ़ के जाओ, है ना। जेई का केमिस्ट्री, नीट का केमिस्ट्री और सीबीएसई का केमिस्ट्री कोई छू नहीं सकता है आपको। कोई नहीं।
नोबडी कैन। ऐसे पढ़ के जाओगे जब तब। पेज पलटो जल्दी से, कोई डाउट हो तो बताओ, नहीं तो आप जा सकते हो। नेक्स्ट क्लास विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। हेनरीज लॉ, एक्सपेक्ट वन क्वेश्चन ऑन हेनरीज लॉ। कुछ पूछना है दे कैन आस्क, अदरवाइज यू कैन लीव।